Dear students, today we will discuss about meaning and scope of macroeconomics. समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। सबसे पहले सन 1933 में नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। अर्थात हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल रोजगार इत्यादि। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को इनकी जो माइक्रो और मैक्रो की स्पेलिंग के द्वारा भी समझ सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो में आई और ए का ही अंतर है, बाकी जो इनकी स्पेलिंग है वो एक जैसी है। यहाँ पर आई इंडिकेट करता है इंडिविजुअल को अर्थात व्यक्तिगत स्तर के लिए, और ए इंडिकेट करता है एग्रीगेट या ऑल अर्थात सामूहिक स्तर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ हमने पहले ही क्लियर कर लिया, लेकिन अब हम दोबारा इसका जो अर्थ है वो दोबारा समझ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को हम इसकी परिभाषा के द्वारा भी समझ लेते हैं। यहाँ पर शेपिरो की परिभाषा जो है वो दी गई है। अकॉर्डिंग टू शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ये शेपिरो की डेफिनेशन है। शेपिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के जो अर्थ और डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, माल्थस तथा रिकार्डो ने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक स्तर पर करने का प्रयत्न किया था। इसलिए इन अर्थशास्त्रियों को समष्टि अर्थशास्त्र के प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। परंतु नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पिगू आदि ने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि स्तर पर करने का प्रयत्न किया था और व्यष्टि स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते थे। 1930 की महामंदी से पहले अधिकतर अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि स्तर पर ही या व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में ही वो करते थे।
जो 1930 में महामंदी आई है, ये 1929 से 1933 के बीच में लगभग 4 वर्षों तक ये महामंदी रही और इसको 1930 की महामंदी के नाम से जाना जाता है। 1930 की महामंदी के बाद सन 1936 में जेएम केन्ज ने एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये जेएम केन्ज की पुस्तक है, इसको दोबारा आप सुन लो। जेएम केन्ज ने जो 1936 में किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को जो है ज़्यादा महत्व दिया और इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो अधिक होने लगा। जेएम केन्ज को आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स, हैंसन, गार्डनर आदि ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। तो इस हिसाब से हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर या सामूहिक स्तर पर, जिसमें आर्थिक प्रश्नों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मुद्रास्फीति की समस्या है, मंदी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है इत्यादि। तो ये था इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में हमने जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्या अर्थ है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम निम्नलिखित विषयों को पढ़ेंगे। क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। सबसे पहले है इसके क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित धारणाएं, उनके विभिन्न तत्वों, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है और 3 विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय को यहाँ पर उसका माप करता है। आय विधि, उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि और तीसरी है व्यय विधि। ये समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार अथवा बेरोजगारी की समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति को रोजगार में लगा हुआ तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है अथवा तैयार है तथा योग्य है और उसे काम मिल रहा होता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है अथवा तैयार है तथा योग्य है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार के निर्धारण के लिए कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। रोजगार के स्तर के लिए जो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। इसमें मुद्रा के प्रकार या मुद्रा के कार्य या मुद्रा से के संबंधी जो सिद्धांत है वो सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद अगला आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि तथा मुद्रा अपस्फीति अर्थात कीमतों में होने वाली सामान्य कमी का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास
अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी आदि में कमी होती है, अर्थात लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तथा लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की राजस्व तथा मौद्रिक नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। एक देश के दूसरे देश का जो भी व्यापार होता है वो सब अंतर्राष्ट्रीय उनको व्यापार कहा जाता है। एक देश जब दूसरे देश को जो वस्तुएं भेजता है उसे निर्यात कहा जाता है, जो वस्तुएं विदेशों से मंगवाई जाती है उसे आयात कहा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, टैरिफ या संरक्षण आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये थे इसके समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, इसमें जो भी विषय हम अध्ययन करते हैं ये हमने अभी डिस्कस किए। तो ये आपको आज का टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। और इस जो वीडियो को आप बार बार देखिए और आपको ये अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।